अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी आज की वीडियो उन सब लोगों के लिए है जो कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं। जब हम कोई भी कंप्यूटर लेते हैं, सबसे पहला सवाल जो हमारे जहन में आता है कि इस पे ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होना चाहिए। अगर तो आप मैक के यूज़र हैं, एप्पल के, तो फिर तो कोई मसला नहीं, उस पे तो एप्पल का अपना सॉफ्टवेयर आता है। लेकिन मेजॉरिटी यूज़ करती हैं विंडोज़, मेजॉरिटी। अब सेल फ़ोन पे तो एंड्रॉयड आ जाता है, एंड्रॉयड फ्री है। लेकिन जब आप कंप्यूटर पे आते हैं और विंडोज़ यूज़ करते हैं तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि क्या ये विंडोज़ जेन्युइन है, और अगर ये जेन्युइन नहीं है तो कुछ अरसे बाद उसमें एरर आना शुरू हो जाते हैं और वो आपको नोटिस देना शुरू कर देती है। और अल्टीमेटली आपको क्या करना पड़ता है कि पूरा सिस्टम जो है वो रीवैम्प करना पड़ता है, रीसेट करना पड़ता है। उसमें बहुत सारा डाटा आपका ज़ाया होने का ख़दशा भी होता है, ज़ाया हो भी जाता है। इसके अलावा ये तो हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा जो इशू आता है वो आता है सॉफ्टवेयर का। अब जो पाकिस्तानी पॉपुलेशन है, और आप पाकिस्तानी क्या, आप पूरा साउथ एशिया ले लें और अफ्रीका भी ले लें, कि जो पॉपुलेशन है वो एक थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ पे मुश्तमिल है, मेजॉरिटी पॉपुलेशन। अच्छा, जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो विंडोज़ का लाइसेंस ले सके या उस विंडोज़ के अंदर चलने वाले सॉफ्टवेयर का लाइसेंस ख़रीद सके। फॉर एग्ज़ाम्पल MS ऑफिस है, MS ऑफिस का पुराना वर्जन तो आपको फिर भी मिल जाता है, लेकिन अभी नया वर्जन जो है वो भी ठीक ठाक एक्सपेंसिव है। तो लोग क्या करते हैं कि वो पायरेटेड सॉफ्टवेयर की तरफ जाते हैं। अब जब पायरेटेड सॉफ्टवेयर की तरफ जाते हैं तो वो किसी भी वक्त पायरेटेड सॉफ्टवेयर ग्लिच कर जाता है, और जब उसे पता चलता है कि अपडेट करते हुए कि ये जेन्युइन सॉफ्टवेयर नहीं है, इन्होंने ख़रीदा नहीं है, इन्होंने पायरेटेड सॉफ्टवेयर लिया है, तो वो उसमें एरर्स आना शुरू हो जाते हैं। और फिर यही होता है कि आपका डाटा ज़ाया हो जाता है और वो किसी भी वक्त काम करना ख़त्म कर देता है। तो मेरी आज की जो वीडियो है वो इस हवाले से है कि क्यों ना हम ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करें जो कि फ्री हो, ओपन सोर्स हो, और उसमें चलने वाले सारे सॉफ्टवेयर इंक्लूडिंग ऑफिस के जितना पैकेज है, जिसमें आपका वर्ड है, एक्सेल है, स्प्रेडशीट है, आपकी डेटाबेस है, आपका प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट की तरह। इसी तरह जब आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बात करते हैं तो ग्राफिक एडिटर है, फ़ोटो एडिटर। फिर आप जब मूवीज़ की बात करते हैं तो वीडियो एडिटर आ जाता है। तो ये सारे सॉफ्टवेयर के बारे में मैं बड़े अरसे से चाह रहा था कि मैं आपको एक वीडियो बना के दूं ताकि आपका ये मसला हल हो। और यकीन जानिए कि उसमें जो सॉफ्टवेयर मैं आपको सजेस्ट करूंगा उसमें और विंडोज़ और उसके अंदर चलने वाले सॉफ्टवेयर में कोई फ़र्क नहीं होगा। तो पहले हम चलते हैं, दो हिस्सों पे मैंने वीडियो जो है डिवाइड की है। पहले हिस्से में मैं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताऊंगा, और दूसरे हिस्से में उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर चलने वाले वो सारे सॉफ्टवेयर बताऊंगा जो कि आसानी से आप वहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये टोटली फ्री है, इसमें आपको ये परेशानी नहीं है कि इसमें कोई आपको पे करना पड़ेगा या इसमें ग्लिच आ जाएगा अपडेट करने पे। इसमें कोई ऐसी परेशानी नहीं है। और सिक्योरिटी के लिहाज से, फंक्शनैलिटी के लिहाज से ये उससे कम नहीं बल्कि उससे ज़्यादा हैं, उससे ज़्यादा अच्छे सॉफ्टवेयर हैं। तो पहले हम चलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ। अब जो अगर आप सर्च करें ऑपरेटिंग सिस्टम पे तो आपको 4 किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेंगे कंप्यूटर्स, और आप अगर सेल फ़ोन को भी शामिल कर लें तो इसमें 4 मैक्सिमम 5 मिलेंगे। अब अगर आप सेल फ़ोन को माइनस कर दें, जिसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड है, उसके बाद iOS है जो कि एप्पल वालों का है। तो एंड्रॉयड जो है वो एंड्रॉयड मशीनों पे चल रहा है और एप्पल अपने लिए iOS यूज़ कर रहा है। जो तीसरे नंबर पे अब हवावे आ गए, जिसकी अपनी जो उन्होंने वैसे तो एंड्रॉयड इस्तेमाल करना अब नए फ़ोन में छोड़ दिए। हारमनी उन्होंने एक नया सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया जो कि अपने सिस्टम्स पे दे रहे हैं, तो तीसरे नंबर पे वो आएंगे। लेकिन अब आप अगर कंप्यूटर्स की तरफ आएँ तो कंप्यूटर्स में जो आपको नज़र आएंगे, सबसे ज़्यादा जो सॉफ्टवेयर यूज़ होने वाला है ऑपरेटिंग सिस्टम वो विंडोज़ है। विंडोज़ के बाद आपको लाइनक्स नज़र आता है। लाइनक्स के बाद आपको एप्पल मैक का एप्पल सॉफ्टवेयर नज़र आता है, iOS। इसके बाद आपको डिफरेंट सॉफ्टवेयर और मिलते हैं, जिसमें क्रोम है, फिर इसमें आपको मिलता है फ्री BSD, और इस तरह के बेशुमार और सॉफ्टवेयर हैं जो आपको मिलते हैं। मेरी जो आज की वीडियो है वो फोकस है लाइनक्स पे। अच्छा, लाइनक्स के यूज़र्स विंडोज़ से थोड़े से कम हैं, लेकिन जो सर्वर्स हैं, वेब सर्वर्स हैं, वो विंडोज़ के मुकाबले में आधे से भी ज़्यादा है, 100 टाइम्स ज़्यादा है। क्योंकि लाइनक्स का जो सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको मोस्ट सिक्योर सिस्टम जाना जाता है कंप्यूटर के अंदर, PC के अंदर।
अब अगर आप इसको इंस्टॉल करते हैं तो पहले तो ये था, कुछ अर्सा पहले तक इसका जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जिसको GUI कहते हैं वो अवेलेबल नहीं था। कमांड प्रॉम्प्ट पे आपको जो है वो डॉस आपने देखी होगी, ब्लैक सी एक स्क्रीन आती है पीछे और उसमें आप जो है वो कमांड प्रॉम्प्ट पे काम कर रहे होते हैं। तो जो लाइनक्स था वो इस तरह था, लेकिन अभी लाइनक्स ने बहुत ज़्यादा जो है वो तरक्की कर ली है और बिल्कुल विंडोज़ की तरह उसका इंटरफेस आप ये देख रहे हैं स्क्रीन पे, बिल्कुल विंडोज़ की तरह उसका इंटरफेस है और बहुत ही स्पीड में तेज़ है और बहुत ही सिक्योर है। आपको इसमें लाइनक्स में आपको कोई भी डिफेंडर या किसी किस्म का एंटीवायरस इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंतहाई सिक्योर है। इस पे अटैक करने के लिए हैकर्स को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा। तो वो ये कहते हैं कि चूंकि मेजॉरिटी यूज़र्स विंडोज़ पे हैं और विंडोज़ के यूज़र जो हैं वो हैं जो एक आम लेमैन है। अब अगर मैं ये वीडियो बना भी देता हूँ तो मेजॉरिटी जो मेरे देखने वाले हैं वो कहेंगे कि यार इसको इंस्टॉल कैसे करें, तो मैं उसके लिए इंस्टॉलेशन की भी आपको पूरी टेक्निक बताऊँगा, किस तरीके से आप इसको इंस्टॉल करें और किस तरह इसको आप मेंटेन करें। अच्छा, इसमें जो उबंटू, कुछ लोग यूबंटू कहते हैं, कुछ उबंटू कहते हैं, तो आप जो मर्ज़ी कह लें, ये उबंटू है। और इस पे जो ये लाइनक्स बेस्ड उन्होंने उबंटू ने इसका एक डेस्कटॉप वर्जन बनाया है जो कि बिल्कुल ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस विंडोज़ से मिलता जुलता है, एप्पल से मिलता जुलता है और आपको बिल्कुल ग्राफिकली हर चीज़ नज़र आती है, उसी तरह आपको आइकॉन्स नज़र आते हैं और यू डोंट नीड टू गो फॉर कमांड प्रॉम्प्ट, वो जो उसमें वो ब्लैक सी स्क्रीन पे आपको कोड लिखना पड़ता है, उस पर नहीं जाना पड़ेगा। आपको एक दफ़ा आपने इंस्टॉल कर लिया, इधर आ गया। अच्छा, इसमें जो इसकी सबसे बड़ी जो चीज़ है वो इसमें है, थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए कि टेक्निकली कि इसको इंस्टॉल कैसे करना है। तो इंस्टॉलेशन की मैं आपको एंड पे थोड़ा सा मैं इसको बताऊंगा, एक अलग से छोटा सा क्लिप रिकॉर्ड करूंगा ताकि आपको इंस्टॉलेशन के बारे में उस अलग से क्लिप में करें और उसको मैं अलग से वीडियो में भी पब्लिश कर दूंगा। अच्छा, ये तो हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यूबंटू का आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करें और उसको इंस्टॉल करें और उसमें और विंडोज़ में आपको कुछ घंटों बाद कोई फ़र्क नहीं फील होगा, सिवाय इसके कि उबंटू जो है विंडोज़ से बहुत ज़्यादा तेज़ होगा, बहुत ज़्यादा फास्ट होगा, कहीं ज़्यादा। अब इसमें एक और चीज़ भी बहुत ज़्यादा काम की जो चीज़ है वो ये है कि आपके अगर पुराने सिस्टम हैं जो कि विंडोज़, आपको पता है कि जब अपडेट करता है, जैसे आजकल विंडोज़ 10 चल रही है, तो अगर इस पर कुछ अपडेट्स आती हैं तो वो मतलब जीबीज़ में आती हैं। अब वो इटसेल्फ जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इतनी जगह घेर के बैठा होता है और फिर आपको उसके ऊपर जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ते हैं वो बहुत ज़्यादा। तो जो लाइनक्स का ये उबंटू है ये बहुत कम स्पेस लेता है। इसका जो इंस्टॉलर है वो टोटल 2.5-3 GB का है और इंतहाई फास्ट है। आप क्लिक करेंगे सॉफ्टवेयर खुला होगा, क्लिक करेंगे प्रोग्राम खुला होगा, ठीक है। तो ये इंतहाई बूट भी बहुत तेज़ी से करता है, आपको कोई परेशानी नहीं है, सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है। तो आप जो है वो इसको ऑनलाइन खुद भी सर्च कीजिएगा, इसमें आपको गूगल पे बेशुमार ऐसी वीडियोस, ऐसे कंपैरिजंस ब्लॉग्स में मिल जाएंगे जिसमें विंडोज़ वर्सेस लाइनक्स आपको मिलेंगी। लाइनक्स की और बेशुमार उबंटू के अलावा भी आपको मिलेंगे जो कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इस्तेमाल कर रहे हैं जिन्होंने बना लिए, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा उबंटू, क्योंकि उबंटू जो है उसके लिए बेशुमार कंपनीज़ ने और बेशुमार कम्युनिटीज़ ने सपोर्ट भी बनाई हुई है, उसके बारे में नए नए सॉफ्टवेयर जो प्रोग्राम्स उसमें चलते हैं वो बन रहे हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जो पहले नहीं था अब हो गया, कि जो इसमें गेमिंग है वो भी उसी तरह चलती है जैसे विंडोज़ में। जो स्टीम है, जो गेमिंग का एनवायरनमेंट बनता है, जो गेमिंग खेलने वाले मुझे समझ के होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जो स्टीम है, जो गेमिंग एनवायरनमेंट है, वो लाइनक्स बेस्ड जो उबंटू है उसके अंदर भी स्टीम है। तो आप यही स्टीम वहाँ पे इस्तेमाल करें और डोटा खेलें, जो मर्ज़ी जो भी गेम आपको दिल करता है वो आप उस पर खेल सकते हैं। सारी गेम्स लाइनक्स पे भी अवेलेबल है। अच्छा, अब जो सेकंड पार्ट है वो ये है कि इस पे सॉफ्टवेयर। अब आते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ। सॉफ्टवेयर कौन से इसमें इस्तेमाल हो सकते हैं? सबसे बड़ा जो इशू होता है वो होता है MS ऑफिस का, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जिसमें आपका MS वर्ड शामिल है, MS एक्सेल है, MS पावर पॉइंट है और इसी तरह एक्सेस है और बेशुमार और, लेकिन ये तीन जो हैं जो मैंने गिने कि वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, ये तीन मेजर जो सॉफ्टवेयर हैं वो होते हैं।
तो जो इसमें जो चलता है ओपन सोर्स वो है लाइबर ऑफिस। लाइबर ऑफिस जो जब आप डेस्कटॉप का वर्जन उबंटू का इंस्टॉल करते हैं तो वो डिफ़ॉल्ट उसमें चीज़ें इंस्टॉल हुई होती हैं। वो आपको ऑप्शन देता है कि आपने ये सॉफ्टवेयर इसी के साथ इंस्टॉल करने, आप येस करेंगे तो वो सारे के सारे उस पैकेज में शामिल हो जाएंगे। आप ये देखें MS वर्ड का मतबादल जो है लाइबर का लाइबर वर्ड है लाइबर ऑफिस का। फिर इसी तरह जो एक्सेल है उसकी स्प्रेडशीट बिल्कुल लाइबर की अपनी स्प्रेडशीट है। फिर इसी तरह पावर पॉइंट की आप देख लें, पावर पॉइंट की अपनी, यानी वर्ड के लिए जो है वो वर्ड है, एक्सेल के लिए एक्सेल है, पावर पॉइंट के लिए पावर पॉइंट। और यकीन करें जब आप इस पे काम करना शुरू करेंगे तो आपको स्पीड का अंदाज़ा होगा, आपको फंक्शनैलिटी का अंदाज़ा होगा, तो आपको कोई फ़र्क फील नहीं होगा, बल्कि ये तेज़ अच्छा फील होगा कि ये मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। अच्छा, जो लाइबर ने एक और काम किया है वो इमेज एडिटर है, जो फ़ोटो एडिटर है। इसका जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर है वो भी इस ऑफिस में आपको मिलेगा। जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं बना रहा ऐसा कोई सॉफ्टवेयर। विंडोज़ के अंदर MS पेंट आता है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर इतना कॉम्प्रिहेंसिव जो आपको फ़ोटोशॉप की तरह जो है इमेज एडिटर वो इतना कॉम्प्रिहेंसिव नहीं मिलता। अब आते हैं, आपको एक और जानिब में लेके जाना चाह रहा हूँ, वो है वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। अब वीडियो एडिटिंग जो है, अच्छा इसमें एक और इशू ये है कि जो अडोब के सॉफ्टवेयर हैं जो काफ़ी महंगे हैं, हम ख़रीद तो बड़ी मुश्किल से सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी लोग क्या करते हैं पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में, पाकिस्तान जैसे कंट्री में। तो वो क्या करते हैं कि वो इसमें पायरेटेड सॉफ्टवेयर आपको 1 साल पुराना या 2 साल पुराना सॉफ्टवेयर कहीं ना कहीं से मिल जाता है, टोरेंट से या कहीं से आप डाउनलोड कर लेते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये लाइनक्स है तो आपको अडोब पे जाने के बजाय आप ओपन सोर्स जो सॉफ्टवेयर हैं उनकी तरफ जाएं। वीडियो एडिटर्स जो हैं, मैं आपको एक वीडियो एडिटर बल्कि 2 बताता हूँ। एक है शॉर्टकट। अब शॉर्टकट के स्पेलिंग है SHOTCUT, SHORT नहीं है, R नहीं है, SHOTCUT शॉर्टकट। अब ये विंडोज़ पे भी चलता है, लेकिन लाइनक्स पे ये बहुत ही फास्ट चलता है और इसकी सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि ये क्रैश नहीं करता। आप अगर अडोब के प्रीमियर के यूज़र हैं तो जो प्रीमियर है वो भी क्रैश कर जाता है समटाइम्स, उसकी जो है वो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये इसका सबसे बड़ा काम ये है कि ये क्रैश नहीं करता। और ये जो लाइनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है ये भी क्रैश नहीं करता। विंडोज़ जो है आपको पता है क्रैश कर जाती है, एरर आ जाता है, रीस्टार्ट करना पड़ जाता है, बड़े मसले। इसमें आपको रीस्टार्ट वाला तो ऑप्शन है ही नहीं। आप ऑप्शन है, यानी आप यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ, लेकिन अगर आप कहते हैं जी कि ये खुद ही रीस्टार्ट हो जाएगा, क्रैश कर जाएगा, ऐसा कोई मसला नहीं है। लाइनक्स बहुत ही स्टेबल है और ऊपर से जो इसके अंदर चलने वाले सॉफ्टवेयर हैं वो भी स्टेबल है। तो ये शॉर्टकट जो मैंने वीडियो एडिटर आपको बताया बहुत इजी टू यूज़ है। आप अगर आधा पौना घंटा इसकी यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स ले लें तो आप बिल्कुल उसी तरह यूज़ कर सकेंगे जिस तरह आप प्रीमियर यूज़ कर रहे हैं, अगर आप प्रीमियर के यूज़र हैं। जो दूसरा सॉफ्टवेयर है वीडियो एडिटिंग का वो है ओपन शॉट। अब ओपन शॉट जो है वो भी ओपन सोर्स है, लेकिन वो जो शॉर्टकट से आप कह लें 1-2 दर्जे नीचे है, क्योंकि उसमें फंक्शनैलिटी के लिहाज से थोड़ी सी कम चीज़ें हैं। लेकिन शॉर्टकट ये बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है और आपको प्रीमियर की कमी महसूस नहीं होने देगा। अच्छा, ये 2 चीज़ें हो गई। अब हम आते हैं कि इसको इंस्टॉल कैसे किया जाए। इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको इसका एक बूटेबल आपको डिवाइस बनानी पड़ेगी। इसमें अगर आपके कंप्यूटर में CD-ROM लगा है तो DVD या CD आप बना लें बूटेबल। अगर वो नहीं है तो USB बना लें। मैं चूँकि मेरे कंप्यूटर पे CD-ROM नहीं था तो मैंने USB यूज़ किया इसको इंस्टॉल करने के लिए। आपके पास अगर 4 GB की USB है या 8 GB की है तो 8 GB की प्रेफरेबली ठीक है, क्योंकि 4 GB जो है वो 2 पॉइंट समथिंग 2.5 GB पौने 3 GB का वो सॉफ्टवेयर होगा तो 1 GB बचेगी, तो वो थोड़ा सा स्लो चलेगी USB। अगर आपके पास 8 GB की USB हो तो अगर आप उसमें बूटेबल ये डालेंगे तो बड़े आराम से वो बहुत फास्ट चलेगा। अब उसमें आपने इमेज कैसे क्रिएट करना है, उबंटू की वेबसाइट पे पूरे का पूरा इमेज पड़ा हुआ है, वो डाउनलोड करें। और रफस एक सॉफ्टवेयर है RUFUS रफस, उससे आपको ये इमेज को बूटेबल इमेज में कन्वर्ट कर देगा। अब जब USB बूटेबल जब आपकी बन जाएगी तो जिस कंप्यूटर में आपने करना है उसके अंदर आप वो USB डालें और उसको जो बूट करते हैं, रीबूट करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं, तो रीस्टार्ट के टाइम आपको ऑप्शन मिलती है कि कहाँ से रीस्टार्ट करना है। और वो जो ही बूट होता है रैम की टी की आवाज़ आती है, उसी के साथ आप
F12 या F9 या F8, डिफरेंट कंपनीज़ के कंप्यूटर में डिफरेंट वो हैं बटन्स हैं जो उसको आपको ऑप्शन देते हैं कि कहाँ से आपने बूट करना है। और इससे भी बेहतर ये है कि आप जो है वो जाएं इसकी बायोस में जाएं, बायोस की एंट्री भी आप देख लें गूगल के अंदर, और बायोस में आप प्रेफरेंस उसका सेट कर दें कि ये पहले ये यूएसबी को चेक करे, वहाँ से बूट करने की कोशिश करें, अगर वहाँ से बूट नहीं होता तो फिर सीडी से करे, सीडी से नहीं होता तो ये हार्ड ड्राइव से बूट कर ले। तो बूट सीक्वेंस को सेट कर दें। जब आप बूट सीक्वेंस सेट करते हैं तो वो जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो सबसे पहले वो यूएसबी से बूट करने की कोशिश करेगा, अगर बूट सीक्वेंस में यूएसबी है नंबर 1। अगर यूएसबी कोई भी नहीं लगी हुई तो वो सीडी से करेगा, अगर सेकंड पे सीडी है तो, अगर सीडी भी नहीं लगी हुई तो थर्ड पे आपकी हार्ड ड्राइव है तो हार्ड ड्राइव से वो बूट कर लेगा। आप सीक्वेंस यूएसबी अगर आपने करनी है तो यूएसबी कर लें, सीडी करनी है सीडी कर लें, तो दोनों में से जो भी आप चूज़ करें तो वो आप डाल के उसको रीस्टार्ट करें तो उसमें फिर वो F12 वाला सिस्टम भी नहीं है, आप वो खुद ही सीक्वेंस चूज़ करेगा और वो उसी से बूट कर लेगा। जब वो बूट करेगा तो वो आपको ऑप्शन देगा कि आपने क्या करना है, इसमें से इंस्टॉल करना है नहीं करना, येस नो, वो पूछता रहेगा। आप उसको नेक्स्ट करें, उस पर आप इंस्टॉल की कमांड दे दें। अब जब आप इंस्टॉल होना शुरू होगा तो वो साथ ही स्क्रीन पे आपको दिखाएगा कि एक तो उसकी प्रोग्रेस दिखाएगा, दूसरा वो उसकी फंक्शनैलिटीज़ के बारे में दिखाएगा, फीचर्स क्या क्या हैं उसके अंदर। तो इस तरह ये तकरीबन टेक्स अबाउट 15 to 20 मिनट्स टू इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर, होल सॉफ्टवेयर। और प्रेफरेबली यही है मेरा आपको मशवरा ये है कि पहले आप अपना कंप्यूटर क्लीन कर लें, उसका बैकअप बना लें, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में बैकअप बना लें। अगर थोड़ा बैकअप है तो गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दें, और 16 GB तो गूगल ड्राइव आपको फ्री देता है, आप अपलोड कर दें, या फिर किसी USB में रख लें डाटा, CD में रख लें, इट्स एंटायरली अप टू यू। ठीक है, आप वो करके आप कंप्यूटर को बिल्कुल क्लीन करें, और लाइनक्स उबंटू अभी जो 20.4 है या समथिंग इस तरह है वो चल रहा है, आप वो इंस्टॉल करें और मुझे दुआएं दें। यकीन करें कि आपकी सबसे बड़ी टेंशन जो होगी वो ये रिलीज़ होगी कि आपको पैसे नहीं देने पड़े, आपको पायरेटेड सॉफ्टवेयर नहीं है, जेन्युइन सॉफ्टवेयर है, वो उसमें सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है, किसी भी तरह के वायरसेस का आपको ख़तरा नहीं है, फिर वो विंडोज़ से कहीं ज़्यादा फास्ट है, बहुत स्टेबल है, ना आपको क्रैश होने का ख़तरा है ना कुछ। आप चलाते रहें, बेशक आप साल साल उसको मशीन को रीस्टार्ट ना करें। ट्रस्ट मी, जो सर्वर्स हैं, मैं जो वेब सर्वर्स यूज़ कर रहा हूँ सारों पे लाइनक्स है, और उसको मैं कई दफ़ा 1.5 साल 2 साल तक मैंने रिबूट नहीं किया और वो स्टिल बिल्कुल स्टेबल चल रहे हैं। ठीक है, ट्रस्ट मी। आप मशीन महीना ना रीस्टार्ट करें, बंद कर दें, हाइबरनेट कर दिया करें, कुछ भी करें, उसको कोई असर नहीं होता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बिल्कुल उसी तरह, अनलेस अनटिल कि आपकी हार्ड ड्राइव प्रॉब्लम ना कर जाए। क्योंकि हार्ड ड्राइव जो है वो अगर आप SSD यूज़ करें फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो पुरानी जो HDD की जो पुरानी टेक्नोलॉजी चल रही है वो थोड़ी सी नाजुक होती है, नाजुक मिजाज होती है, वो क्रैश कर जाती है। तो वो ना करे तो सॉफ्टवेयर आपका क्रैश नहीं करेगा। हार्डवेयर का इशू आपको आ सकता है, सॉफ्टवेयर का नहीं आ सकता, लेकिन हार्डवेयर पे लाइनक्स बोझ डालती नहीं, बिल्कुल बहुत छोटा सा सॉफ्टवेयर है और बहुत स्टेबल है। तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं है कि इसमें कोई क्रैश हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद आपको ये इशू नहीं है कि ये जो सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हैं MS ऑफिस, वो कोई पायरेटेड सॉफ्टवेयर है, वो कहेगा जी जेन्युइन की नहीं है, आपने लाइसेंस ख़रीदा नहीं है, आप इतने पैसे पे करें फिर हम, कोई मसला नहीं, आप लाइब्रे ऑफिस यूज़ करें। अडोबे की सीरीज़ की बजाय आप जो है वो वीडियो एडिटर आप वो यूज़ कर लें, उसका शॉर्टकट यूज़ कर लें, ओपन शॉट यूज़ कर लें। और ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए इसका अपना जो है वो लाइब्रे ऑफिस का भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग का है, और एक और ग्राफिक डिज़ाइनिंग का ये भी सॉफ्टवेयर है जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और इस पे मज़ीद डिस्कशन जो है वो जारी रहेगी। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एक वर्चुअल लैब जो मैंने प्लान की हुई है, और उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि रिसर्चर्स के लिए एक वर्चुअल लैब बनाई जाए जो कि ऑनलाइन हो, और जो भी रिसर्चर उस पर काम करना चाहे वो उसको ऑनलाइन एक्सेस करके उस पर काम करे। क्योंकि सॉफ्टवेयर जो हैं वो रिसर्च के बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो हैं वो बहुत महंगे हैं, तो मैंने उनके भी सब्स्टिट्यूट ढूंढे। और एक तो मैं वर्चुअल लैब के लिए वो बनाऊंगा, दूसरा मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा कि कौन कौन से रिसर्च के सॉफ्टवेयर हैं जो फ्रीली अवेलेबल हैं,
और आप बजाय इसके कि आप उनको पेड सॉफ्टवेयर जो कि बहुत महंगे हैं, कॉस्टली हैं, एक आम इवन यूनिवर्सिटी उसको अफोर्ड नहीं कर सकती, तो स्टूडेंट कैसे उसको अफोर्ड करेगा। तो आप जो है वो फ्री सॉफ्टवेयर यूज़ करें, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यूज़ करें, और कम से कम इन टेंशनों से आप बचें। ठीक है, मेरी आज की वीडियो यही थी। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ हाज़िर होऊंगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।